नमस्कार। सप्ताह 7 में आपका स्वागत है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के इस सप्ताह में हम प्रोटोटाइप और स्मार्ट यूआई के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटोटाइप एक तरह से नमूना होता है, जो भी उत्पाद या सेवा आप बनाना चाहते हैं। स्मार्ट यूआई कैसे आप यूज़र इंटरफेस, संपर्क बिंदु जो है उसको स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हम इस सप्ताह में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पिछले सप्ताह में डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस के ऊपर विस्तार में चर्चा की थी। हमने ये डिस्कस किया था कैसे अलग अलग जो डेटा की ज़रूरतें होती हैं और किस तरीके से ये हमें जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनके बारे में जानने के लिए, अलग अलग इंसाइट निकालने के लिए, अलग अलग पैटर्न निकालने के लिए कैसे सहायक होते हैं। उसके माध्यम से हम पता करते हैं कि कैसे आपके उपयोगकर्ता आपके सिस्टम को यूज़ कर पा रहे हैं या उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो अपने कार्य को कर रहे हैं। और ढेर सारे ऐसे यूज़रों के डेटा से हम एक अलग अलग इंसाइट निकालते हैं, पैटर्न निकालते हैं, नई फंक्शनैलिटी बनाते हैं। और जो हमें लगता है कि इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है, उसको और इम्प्रूव करते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि अलग अलग उत्पाद सेवा जो आप देखते हैं वो अलग अलग वर्जन्स में आपके सामने आते रहते हैं। इसी वजह से ख़ास तौर पे जैसे आप मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, तो मोबाइल ऐप्स में समय समय पर आप देखते हैं कि वो आपको बोलता है कि आपके ऐप का एक नया वर्ज़न आया है और आप इसको अपडेट करिए। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं, एक तरह से पुनरावृत्ति के माध्यम से, यूज़र फीडबैक के माध्यम से, जो नए नए डेटा वो कलेक्ट कर रहा है उसके माध्यम से अपने ऐप को फर्दर इम्प्रूव करता जाता है, अपने वेबसाइट को फर्दर इम्प्रूव करता जाता है, जिससे कि जो उपयोगकर्ता हैं बड़े सरलता के साथ, सुगमता के साथ अपने सारे कार्य को बड़े अच्छे से कर पाएँ और बहुत ही कम एफ़र्ट के साथ कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से अपने कार्य को कर पाएँ। तो हमने डिस्कस किया था कैसे अलग अलग तरह के डेटा होते हैं, अलग अलग हमने टेक्निक्स और टूल्स डिस्कस किए थे, किस तरह के डेटा के लिए किस तरह का टूल यूज़ कर सकते हैं। हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है, हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है। उन तरह के डेटा पे हम किस तरह के टेक्निक्स के माध्यम से अलग अलग इंसाइट निकालते हैं, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक केस स्टडी के माध्यम से ये फर्दर डिस्कस किया था कैसे हम जो BVI स्टूडेंट हैं, जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, उनकी लर्निंग को और इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कैसे अलग अलग मोडालिटी उनके सीखने की प्रेफरेंसेस को दर्शाता है, कैसे मल्टी मोडल इंटरफेस जो है, मल्टी मोडल जो टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से ओवरऑल उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो पा रही है कम समय के साथ। तो ये सब चीज़ें हमने एक केस स्टडी के माध्यम से डिस्कस किया था। और हमने IRB के ऊपर काफ़ी विशेष रूप से ध्यान दिया था। हमने बताया था जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में, चाहे उसको अपने उत्पाद बनाने में, प्रेफरेंस बनाने में, तो हमें उसको नीतिगत तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने बताया था कि हमें गोपनीयता का बड़े अच्छे से ध्यान देना पड़ता है कि जिससे कि हमारा उपयोगकर्ता की कोई भी सेंसिटिव जानकारी किसी और के पास ना जाए। हमने डिस्कस किया था कैसे हमें एक फेयर मॉडल बनाने के लिए एक फेयर डेटा की ज़रूरत होती है। तो कैसे जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको फेयर तरीके से, सही तरीके से, नीतिगत तरीके से उसको इकट्ठा करें। और हमने इस बारे में भी बात की थी कि डेटा बायस हो सकता है, उसमें किसी भी तरीके का अगर बायस है तो वो करस्पॉन्डिंग जो मॉडल होगा उसमें भी उसी तरीके का बायस दिखेगा। हमने इस बात पे भी काफ़ी विशेष रूप से चर्चा की थी कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो डाइवर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो उपयोगकर्ता हैं वो विविध प्रकार के हैं। वो विविध प्रकार के उपयोगकर्ता जो हैं वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डेमोग्राफिक्स के हैं, अलग अलग उम्र के हैं, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके हर तरह की चीज़ें अलग हैं। तो इस विविधता को एड्रेस करने के लिए हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, इंसाइट निकालते हैं, तो वो डेटा एक डाइवर्स तरीके से इकट्ठा किया गया हो, जिसमें डाइवर्स सेट ऑफ यूज़र होने चाहिए, अलग अलग पर्सोना के लोग होने चाहिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, जिससे कि हम एक कंबाइंड तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ऐप बना सकें,
या जो भी उत्पाद आप बनाना चाह रहे हैं बना सकें, जो उपयोगकर्ता यूज़ करते समय भले ही वो अलग तरीके का उपयोग करता हो, हमारे सिस्टम में उसको हैंडल करने की सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमने पैनल डिस्कशन में विस्तार से चर्चा की थी और लास्ट में हमने एक असाइनमेंट दिया था और मुझे आशा करता आप सभी ने सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे दिया होगा। तो ये इस सप्ताह की रूपरेखा है, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप एक तरह से नमूना होता है जो एक तरह से प्रतिबिंब होता है जो एक्चुअल सिस्टम या सेवा या कह सकते हैं उत्पाद आप प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वह एक तरह से टॉय प्रोडक्ट होता है, टॉय सर्विस होता है, जिसके माध्यम से काफ़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ, काफ़ी लिमिटेड फीचर के साथ वह आपके सामने आता है, जिससे कि अलग अलग लेवल पे, चाहे वो यूज़र स्टडी के लेवल के बाद अपने यूज़रों को जानना हो और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो आपने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाई है, निम्न स्तर का एक नमूना बनाया है, वो स्केच हो सकता है, वह एक सिंपल ड्राइंग हो सकती है, वो कार्ड पेपर प्रोटोटाइप हो सकता है। उसके माध्यम से एटलीस्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो हमारे जो उपयोगकर्ता है उसको किस तरीके से यूज़ करने जा रहे हैं। उसी तरीके से अब इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम अपने यूज़रों के फीडबैक को हैंडल करते हैं, हम हायर लेवल का प्रोटोटाइप बनाते जाते हैं और अल्टीमेटली वो हायर लेवल का प्रोटोटाइप बढ़ते बढ़ते एक्चुअल प्रोडक्ट का रूप ले लेता है। तो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि प्रोटोटाइपिंग इंटरेक्शन डिज़ाइन में क्या रोल प्ले करता है, उसकी क्या ज़रूरत है। उसके बाद हम स्मार्ट यूआई यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। हमने बात की थी कि यूज़र इंटरफेस एक तरह से इंटरफेस वो संपर्क बिंदु या अंतरफलक होता है जिसके माध्यम से जो मानव है, मनुष्य है, वह उपकरणों के साथ या कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ या जो भी आपने उत्पाद बनाया उससे इंटरेक्ट करता है। उसके पहले के सप्ताह में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन टाइप्स होते हैं और उन अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन टाइप को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के संपर्क बिंदु होते हैं, जिसका हमने विस्तार से सप्ताह 5 में डिस्कशन किया था। उसके बाद इस सप्ताह में हम एक प्रोटोटाइप के ऊपर एक ट्यूटोरियल लेंगे और हम एक पैनल डिस्कशन भी करेंगे प्रोटोटाइप के ऊपर। प्रोटोटाइप किसी भी उत्पाद को मानव केंद्रित सिस्टम का सॉल्यूशन बनाने का एक अहम बिंदु होता है और बिना आप प्रोटोटाइप के अपने यूज़रों को, अपने उपभोक्ताओं को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं उनकी ज़रूरतें क्या है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कभी कभी यह आसान नहीं होता है जानना कि आपके उपयोगकर्ता की ज़रूरतें क्या हैं और काफ़ी ज़रूरतें हम जब वो प्रोटोटाइप से यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप से साथ खेलते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, तब वो ज़रूरतें निकल के आती हैं। कभी कभी अगर हम अपने उपयोगकर्ताओं से पूछें कि ऐसा एग्जिस्टिंग सोल्यूशन ऑलरेडी है, आप उसको यूज़ करते समय क्या क्या दिक्कतों का सामना करते हैं, तो ये अगेन जब उनसे पूछते हैं तो शायद वो नहीं बताते, लेकिन जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कैसे रियल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में उस को यूज़ कर रहे हैं, तो एज अ डिज़ाइनर, एज अ एक्सपर्ट हम वो समझ पाते हैं डिज़ाइनर के लेंस से, डिज़ाइन के लेंस से कि उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें क्या जो हम फंक्शनैलिटी हम देना चाहते हैं, जो हम उनसे बटन दबाना चाहते हैं किसी कार्य करने के लिए, क्या हम उनको कोई न्यूज़ फ्लैश कर रहे हैं उनको दिखाना चाहते हैं, क्या उनको टाइमली दिख रहा है। तो एक हम जब अच्छा इंटरफेस बनाते हैं तो इन बातों का भी ध्यान देते हैं कि केवल फंक्शनैलिटी के लिए बटन होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर जो टेक्स्ट है वो होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंटरफेस मेटाफर होना चाहिए जो एक तरह से रूपक होता है किसी भी फंक्शनैलिटी के बारे में बताने के लिए, जैसे ब्राउजिंग, फाइंड, सर्च, प्ले, स्टॉप, इस तरह के आप एक तरह से अलग अलग रूपक यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह में हम प्रोटोटाइप और स्मार्ट यूआई के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि ये इस सप्ताह की रूपरेखा है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप एक तरह से, जैसे मैंने बताया, एक नमूना होता है, एक मैनिफेस्टेशन होता है जो कि अलग अलग जो आपके स्टेक होल्डर हैं वह उनसे एक तरह से इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो
इन अदर डिज़ाइन फील्ड्स, जैसे प्रोटोटाइप जो है एक सिंपल मिनिएचर कार हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको कार बनाना है, जैसे अगर आपको एक कैमरा बनाना है, आपको एक मिनिएचर बिल्डिंग या टाउन बनाना है, या इस तरह से डिजिटल हैंड बनाना है, तो अलग अलग तरीके से सिंपल सा है ये। एक तरह से प्रोटोटाइप इज़ द कन्वर्सेशन यू हैव विथ योर आइडियाज़। जैसा कि टॉम ने बोला था कि आपके मन में ढेरों नवाचार हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, बट वो कितना फिजिबल है, कितना रियल है, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं कितने हद तक उससे पूरी हो रही हैं, ये तभी हो सकता है जब एक्चुअल सिस्टम नहीं, क्योंकि एक्चुअल सिस्टम बनाना तो बहुत ही टाइम टेकिंग कॉस्टली प्रोसेस है, तो वहाँ तक तो और उसको हमने बना लिया तो फिर हमने यूज़र से बात तो की नहीं। हमें एक फाइनल लेवल का प्रोडक्ट या सेवा बनाने के लिए हमें उसके पहले अपने यूज़र्स को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनकी ज़रूरतों को जान पाए, उनकी समस्याओं को जान पाए, उनकी ताकतों को जान पाए। तो ऐसा हमारा एम होता है। तो प्रोटोटाइप एक तरह से एक तरीका होता है जिससे आप अपने आइडियाज़ को कुछ हद तक रियलिटी में लाते हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं ट्रॉय एग्जाम्पल होता है, एक सिंपल सा नमूना होता है जिससे कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ जो उपयोग करता है वो देख सकता है, छू सकता है, प्रयास कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो उसके पहले जब भी हम प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं तो हमारे विचार, जो कि एक तरह से काफ़ी अस्पष्ट है, जो कि काफ़ी वेग है, हमारे वेग आइडियाज़ को एक तरह से जब कुछ कंक्रीट बनाना होता है, कुछ टेंजिबल बनाना होता है, तो उस केस में हमें कुछ प्रोटोटाइप्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंसेप्चुअल डिज़ाइन के माध्यम से इनिशियल फेज़ में जो डिज़ाइन प्रोसेस वेयर द फाउंडेशन आइडियाज़ एंड स्ट्रक्चर आर ऑनलाइन आउटलाइन, तो हम एक तरह से हमारा जो फोकस होता है एस्टेब्लिशिंग अ हाई लेवल फ्रेमवर्क फॉर व्हाट पीपल कैन डू विथ अ प्रोडक्ट, हाउ अ सिस्टम विल फंक्शन एंड इंटरेक्ट विद द यूज़र। तो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो उपयोगकर्ता है आपके सिस्टम से संपर्क बनाए, आपके सिस्टम से कन्वर्स करे, संवाद करे, उससे अलग अलग जो भी फंक्शनैलिटीज़ पॉसिबल हैं उसको करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी फंक्शनैलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए प्रोटोटाइप लेवल पे। एटलीस्ट आप उसमें कहते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि फंक्शनैलिटी करें, आपका जो इंटरफेस होना चाहिए वो एक तरह से, जैसे आप ऐसे मान के चलें कि आपको एक प्रोटोटाइप बनाना है जिसमें आप क्लेम कर रहे हैं कि हम एआई के माध्यम से अगर आप मुझे कोई रिज्यूम देंगे तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन से उसकी मैचिंग करके आपको बता दूंगा कि ये सूटेबल है कि नहीं। तो इन रियलिटी जब एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाएंगे तो वो आपका इंटरफेस एक तरह से रिज्यूम लेगा या सेटअप रिज्यूम लेगा, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्डिंग प्रोसेस करेगा, उसकी सूटेबिलिटी और मैच निकालेगा और आपको बताएगा कि ये रैंक लिस्ट ऑफ रिज्यूमे है जो कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल है। तो एक्चुअल सिस्टम में ये सारी चीज़ें जो होंगी, उसको रिज्यूमे को पार्सिंग करना, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना और फाइनली उसको रैंक ऑर्डर में लिख के देना, सारी चीज़ें एआई के थ्रू होंगी। लेकिन प्रोटोटाइप के टाइम पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो फंक्शनैलिटी आप आदमी से कराते हैं जैसा आप रियल लाइफ में करते हैं, तो एक तरह से यूज़र को एक तरह से फील आ जाता है कि हम ऐसा इनपुट देंगे और हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल फंक्शनैलिटी हम समय के साथ उसको आदमी को एआई से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों को हाइब्रिड में यूज़ कर सकते हैं, जो भी बेस्ट तरीका होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन डिफाइंस द कोर कॉन्सेप्ट, यूज़र इंटरेक्शन एंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट बिफोर डिटेल डिज़ाइन बिगिन। क्योंकि जब हम डिटेल डिज़ाइन और डेवलपमेंट बाद में शुरू करेंगे, उसके पहले हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा जो यूज़र है उसकी आशाएं क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या है, और उसको अपने कोर कॉन्सेप्ट, इंटरेक्शन और सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अलाइन करना पड़ेगा। और हमारे सिस्टम की जो डिटेल डिज़ाइन होगी वो उनके आशाओं और उनके ज़रूरतों के अनुरूप होंगी। सो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्पेस एंड करेंट रिक्वायरमेंट, तो यह कंसेप्चुअल डिज़ाइन के माध्यम से हम प्रॉब्लम, समस्या जो क्षेत्र था उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से हम जो प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं और अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनकी
उनसे सहानुभूति दिखाते हैं। सहानुभूति दिखाने के लिए हम देखते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी चैलेंजेस क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, और ये हमें एक तरह से बूस्ट करता है अलग अलग नवाचार और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चर्चा के माध्यम से हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सो मूड बोर्ड में कैप्चर डिजायर्ड फील एंड कंसिडर अल्टरनेटिव सिनेरियोज प्रोटाइप हेल्प। अब जैसे अलग अलग आप जब सोल्यूशन बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शनैलिटी के लिए आपके पास 2 इंटरफेस है, आपको लगता है दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छा, लेकिन जो मानव की मानसिकता होती है, मानव का जो बिहेवियर होता है काफ़ी अलग होता है, इसको पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेस्ट तरीका है कि आप उन्हीं से फीडबैक लें। तो आपने 2 अच्छे अल्टरनेटिव बनाए, आपने जो आपके उपयोग करते हैं उनको दिया और उनसे पूछा कि आप कौन से डिज़ाइन को या इंटरफेस को किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस तरीके से आप जो अलग अलग जो अल्टरनेटिव्स हैं वह प्रोटोटाइप के माध्यम से 2 अलग प्रोटोटाइप आपने बनाया और आपने देखा कि किस तरह के प्रोटोटाइप को ज़्यादातर या किस तरह के सिनेरियो को ज़्यादातर आपके उपयोगकर्ता पसंद करते हैं। तो इसमें की कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन इन प्रोटोटाइपिंग है डिफाइनिंग गोल्स, क्योंकि जब तक आप अपने उद्देश्य को अच्छे से परिभाषित नहीं करेंगे आप उसके अनुसार काम नहीं कर सकते। तो इसमें होता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोटाइप। इस प्रोटोटाइप जो हम बनाना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि क्या हम इसको बस इसलिए बनाना चाहते हैं कि लोग दूर से देख लें, क्या हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि कुछ लोग इसको टच करके फील कर लें, कुछ लोग ऐसा भी करना चाहते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ को वो अपने से चला के देखना चाहते हैं कि कितना अच्छा चल रहा है, किस तरह से कितनी सुगमतापूर्वक वो आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम डज इट एड्रेस, किस तरह की समस्याओं का वो समाधान कर रहा है। जब एक बार हमने अपने उद्देश्य को परिभाषित कर दिया तो हमें अपने जो भी उपयोग करता है उनकी ज़रूरतों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, उनको खोजने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया कुछ ज़रूरतें तो वो खुद से बता सकते हैं, कुछ ज़रूरतें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको देख के ऑब्जर्व करके समझ के लिटरेचर सर्वे करके एक्सपर्ट से डिस्कशन करके पता करनी होंगी। सो व्हाट आर द कोर टास्क एंड इंटरेक्शन द यूजर्स शुड बी एबल टू परफॉर्म, वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। आउटलाइनिंग फीचर्स, तो विच फीचर्स आर क्रूशियल इन दिस फेज। जैसे प्रोटोटाइप के केस में हमने बताया कि जरूरी नहीं कि सारी फुल फ्लेज फंक्शनैलिटी हो, लेकिन एटलीस्ट प्रोटोटाइप के टाइम पे हम किन फंक्शनैलिटी को एटलीस्ट उनको दिखाना चाहते हैं, कराना कार्य के लिए देना चाहते हैं, एंड व्हाट फंक्शनैलिटी शुड बी इंक्लूडेड। तो वो चीज़ हमें कह सकते हैं कि अलग अलग कंस्ट्रेंट के हिसाब से चूज़ करनी पड़ेंगी और अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनको देनी पड़ेगी। यूज़र इंटरेक्शन मॉडल, सो हाउ विल यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम, कैसे अलग अलग उपयोगकर्ता किस किस इन्वायरमेंट में फ़ोन जो भी सिस्टम यूज़ करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो तो हेनरी ड्रिफस ने एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई भी डिज़ाइनर सक्सेसफुल तब होता है जब वो एक तरह से जब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे। हमने बात की थी सो इट कुड बी रीडन अपॉन, सैट इन एंड बेसिकली अलग अलग ढेर सारी हमने ऐसी बातें की थी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मोबाइल फ़ोन हम अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो केवल हम फ़ोन पे बात करने के लिए कर रहे हैं, इसको हम जेब में रखते हैं, इससे मैप के लिए यूज़ करने के लिए अपने डैशबोर्ड पे लगाते हैं, इसको हम कभी कभी गुस्से में उठा के मार भी देते हैं किसी को, तब भी रॉबस्ट होना चाहिए। बच्चा इसको फेंक देता है, गिर जाता है हाथ से, कभी कभी हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो उन सारे चीज़ों में अच्छे से कार्य करना चाहिए। तो इस वजह से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ विल द यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो ये चीज़ों का यूज़र इंटरेक्शन मॉडल अलग अलग तरीके से, जिस भी तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहा है वो हमें देखने की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ द यूज़र जर्नी, कैसे वो अपने पूरे जीवन में, पूरे जर्नी में अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर रहा है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, चूँकि कोई भी हम सिस्टम बनाते हैं तो चारों तरफ डेटा होता है, अलग अलग तरीके के डेटा, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह में डिस्कस किया। अलग अलग डेटा है हमारे पास, अलग अलग फेज़ में, अलग अलग इटरेशन में, अलग अलग यूज़र का, अलग अलग सिस्टम का डेटा है, यूज़र का डेटा है और ढेरों ऐसे डेटा हैं। तो कैसे हम उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में देखने की ज़रूरत है। उसका इंफॉर्मेशन का फ़्लो क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, वाई कंसेप्चुअल डिज़ाइन इंपॉर्टेंट इन प्रोटोटाइप, इट क्लैरिफाई स्कोप, क्योंकि एक तरह से जो आपका स्कोप है, जो दायरा है, उसको अच्छे से क्लियरली बताने की कोशिश करता है। इट हेल्प इन फोकसिंग द प्राइमरी यूज़र इंटरेक्शन विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन द डिटेल।
क्योंकि यूज़र को हम नहीं चाहते कि वो डिटेल में खो जाए। उसको जो मुख्य कार्य करना है उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं कि हम सारे पॉसिबल चीज़ों को हैंडल करें। एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं गिवन द कंस्ट्रेंट, चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे बैंडविड्थ का हो, चाहे लेटेंसी का हो, वो सारी जो भी कंस्ट्रेंट होने चाहिए उसके हिसाब से जो चीज़ें आप कर सकते हैं आप क्लियरली डिफाइन करिए अपने स्कोप को कि मैं इस सेवा या उत्पाद के माध्यम से केवल ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें हम फ्यूचर स्कोप में डिस्कस करेंगे। सो गाइड्स डेवलपमेंट, तो एक तरह से हमें, चूँकि हमारे पास क्लियर डायरेक्शन होती है तो हम आराम से लो फिडेलिटी टू हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे लो स्तर का, निम्न स्तर का प्रोटोटाइप, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप मतलब एक तरह से उच्च स्तर का प्रोटोटाइप। तो मतलब निम्न स्तर का जो प्रोटोटाइप होगा वो काफ़ी क्रूड होगा, काफ़ी रफ होगा, काफ़ी सिंपल होगा। जैसे कि केवल एक तरह से आपकी, जैसे हमने बात की कि प्रोटोटाइप एक तरह से आपके आइडिया से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, तो ये आपकी आइडिया का एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होगा जो कि दिखाएगा कि क्या कर सकते हैं। उस केस में जैसे हमने बताया कि एक सिंपल एक कार्डबोर्ड हो सकता है, वो सिंपल एक स्केच हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लो फिडेलिटी टू मिड फिडेलिटी टू हाई फिडेलिटी, फाइनली हम अपने जो एक्चुअल प्रोडक्ट या सेवा होगी उसके और पास होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एम होता है कि हम यूज़र फीडबैक लेते जाएं, उनकी ज़रूरतों को समझते जाएं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज करते जाएं, और फाइनली हाई फिडेलिटी, एक हाई एंड कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप नमूना बनाए जो काफ़ी हद तक दिखने में, कार्य करने में एक्चुअल सिस्टम जैसा लगे। इट एनहांसेस कम्युनिकेशन, सो एक्ट एज अ शेयर्ड विजन ऑफ स्टेक होल्डर, डिज़ाइनर एंड डेवलपर। चूँकि यहाँ पे सारे लोग इन्वॉल्व हैं, डिज़ाइनर है जो कि डिज़ाइन करना चाहता है, डेवलपर है जो कि उस डिज़ाइन को देख के डेवलपमेंट करेगा, कोडिंग करेगा, स्टेक होल्डर जो कि यूज़र होगा, वह अपने यूज़र पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से बताएगा कि उसको क्या चाहिए, क्या करना चाहता है, उसको यूज़ करने में क्या परेशानियां या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो एंटरप्रेन्योर है जो अपने आइडिया को लेकर आया है, हो सकता है कि जो जिसके पास ये आइडिया हो वो टेक्निकली सेवी ना हो, वो उतना डिज़ाइनर ना हो, वह केवल अपने यूज़र को की ज़रूरतों को समझता है, उसके हिसाब से अपने नवाचार के माध्यम से अपने आइडिया को लाए। तो एक तरह से ये सारे लोग मिलके एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं और ऐसे नमूना या ये कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप का निर्माण करते हैं जो कि उपयोगकर्ता आराम से यूज़ करके बता सके कि हाँ उसके प्रोटोटाइप से सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, या इसको भी यूज़ करने में उसको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इट रिड्यूसेस रिस्क सिंस इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल प्रॉब्लम अर्ली, क्योंकि जितना जल्दी आप समस्या को पता करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान करेंगे और वो आगे प्रोपोगेट नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई समस्या आपको अर्ली स्टेज में किसी भी तरीके से मिस हो गई और वो आगे जाती गई, जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अगर किसी तरीके से आपको उस समय पता चला तो आपको फिर से सारी चीज़ें एक तरह से मेजर स्केल पे मेजर ओवरहॉल करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। इसलिए बेटर होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप अर्ली स्टेजेस में पता कर पाएँ, अर्ली प्रोटोटाइप में पता कर पाएँ, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा और उतना ही रॉबस्ट, उतना ही अच्छा सिस्टम आप अपने उपयोगकर्ताओं को दे पाएंगे। तो एक तरह से आइडेंटिफाइज पोटेंशियल अर्ली प्रॉब्लम्स, समय बचाता है, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज इन लेटर डिज़ाइन स्टेजेस। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि इन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप फॉर अ हेल्थ ऐप, अगर हमें हेल्थ ऐप का एक प्रोटोटाइप बनाना है, द कंसेप्चुअल डिज़ाइन फॉलोज वुड आउटलाइन जितने भी कोर यूज़र टास्क हैं, जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है या आपको अपने सिम्टम को ट्रैक करना है, नेविगेशन फ्लो फ्रॉम होम स्क्रीन टू डिटेल हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे आप होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे अपने डिटेल हेल्थ रिकॉर्ड को देखते हैं, या पास्ट जो आपने विज़िट किए थे डॉक्टर को उस समय का देखते हैं, और इसेंशियल फीचर सच एज सर्च फंक्शनैलिटी एंड रिमाइंडर, जैसे कि आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, आपको प्रॉब्ली कुछ समय पहले रिमाइंडर आ जाए कि हाँ इस दिन आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है,
जैसे अगर आप किसी हेल्थ ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे हज़ारों डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टो के ऊपर। तो आप किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो कैसे आप बड़े सरलता और सुगमता के साथ अपने ज़रूरतों के मुताबिक से डॉक्टर को चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सो एक तरह से कंसेप्चुअल डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट, एक तरह से खाका होता है फॉर सक्सेसफुल प्रोटोटाइप, एक तरह से ऐसा नमूना बनाने में जिनके साथ आप खेल सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट प्रोटोटाइप्स आर अलाइंड विथ यूज़र नीड्स एंड द सिस्टम गोल। और ये हमें इसमें भी इंश्योर करने में मदद करता है कि जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है वो हमारे आइडिया से कितना मैच करता है। हमारा आइडिया था कि हमें इस तरह के यूज़र को इस तरह की फंक्शनैलिटी देनी है जिससे को वो आसानी से कर पाएँ, तो क्या वह प्रोटोटाइप उसको फुलफ़िल कर पा रहा है, क्या वो प्रोटोटाइप उसमें उसको करने में मदद कर पा रहा है। तो एक तरह से कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, आपके पास जो भी आइडिया था, इस आइडिया को आपने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन किया, उससे आपने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप और फाइनली लॉन्च किया। तो अगर हमने इस जर्नी में अलग अलग स्टेक होल्डर को सही समय पे सही फीडबैक लेके हैंडल किया तो हमारा जो लॉन्च होगा वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ वो फेल होने की संभावना है। तो जैसा कि हमने बात बताया कि इंटरफेस मेटाफर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो कैसे हम चूज़ करें इंटरफेस मेटाफर कंबाइन फैमिलियर नॉलेज, क्योंकि इसका रूपक का मतलब ही होता है कि आपको कोई चीज़ पता है, उसका एग्जाम्पल देके या उसका बारे में बता के आप बताना चाहते हैं कि ये करता है। तो जैसे मेटाफर कंबाइन फैमिलियर नॉलेज विथ न्यू नॉलेज इन अ वे दैट विल हेल्प द यूज़र अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। चूँकि आप उसका जो पर्याय है उसको अच्छे से जानते हैं, तो अगर हम उसका रूपक लेके आपको बताएं कि देखिए ये जो चीज़ है, इस जो आप पहले से जानते हैं वही है, बस उसका नाम अलग है या नाम भी सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं: अंडरस्टैंड फंक्शनैलिटी, आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज एंड जनरेट मेटाफर करस्पॉन्डिंग टू दैट। तो अब हम मेटाफर को जो भी आपने बनाया इवेलुएट कैसे करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें, तो देखना पड़ेगा हाउ मच स्ट्रक्चर डज इट प्रोवाइड, हाउ मच इज़ रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी हम मेटाफर यूज़ करते हैं, एटलीस्ट जिस प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हैं उससे रिलेवेंट तो होना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से विपरीत कोई चीज़ यूज़ करें तो इट डजंट मेक सेंस, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो इज़ इट ईजी टू रिप्रेजेंट, क्या इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विल द ऑडियंस अंडरस्टैंड इट, क्या आपके जो भी स्टेक होल्डर है, उपयोग करता है, उसको समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे? हाउ एक्सटेंसिबल इज़ इट? अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मेटाफर था वो अच्छा था, अदरवाइज़ और बेटर करने की ज़रूरत है। तो हमने जैसे बात की थी कि हमारे पास अलग अलग इंटरेक्शन एंड इंटरफेस टाइप्स हैं। तो जैसे हम इस एग्जांपल के तौर पे देखें विच इंटरेक्शन टाइप हमें यूज़ करना चाहिए। तो जैसे हाउ डू यूज़र इन्वोक एक्शन, जैसे हम यहाँ पे चैट जीपीटी का अगर एग्जांपल दें तो चैट जीपीटी के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आपने इन्वोक कैसे किया, आपने एक प्रश्न पूछा, हु इज़ योर फाउंडर। तो आइडियली देखिएगा तो अगर योर का उसने अपने से मतलब समझ लिया, जैसे हमको रेफरेंस रिजोल्यूशन एनएलपी में पढ़ते हैं, तो योर यहाँ पे रिफ़र कर रहा है चैट जीपीटी, नहीं। तो हाउ यूज़र इन्वोक एक्शन, तो उसने फिर कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कन्वर्स किया, मैनिपुलेट किया, एक्सप्लोर किया, रिस्पॉन्ड किया, ये हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शन टाइप सीखे थे। तो यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे एक तरह से उसने कन्वर्स करने की कोशिश की, यहाँ पे उसने कन्वर्स करने की कोशिश की और उसने बोला हु इज़ योर फाउंडर। तो उस तरीके से तो डू डिफरेंट इंटरफेस टाइप्स प्रोवाइड इनसाइट शेयरेबल, टेंजिबल, AR एंड सो फोर्थ। अब जैसे यहाँ पे जो इंटरफेस था उसने कन्वर्सेशन वाला जो था उसके हिसाब से उसने बताया आई वॉज क्रिएटेड बाई OpenAI एंड AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। OpenAI वॉज फाउंडेड बाई सेवरल नोटेबल फिगर्स इन टेक इंडस्ट्री। शायद आपको ना पता हो, एलन मस्क भी इसके वन ऑफ द को फाउंडर थे। बाद में वह कंपनी से निकल गए अलग अलग रीज़नों से, चूँकि चैट जीपीटी को फॉर नॉन प्रॉफिट कंपनी से फॉर प्रॉफिट कंपनी बना दिया गया सैम अल्टमैन और उसके बाकी लोगों के द्वारा। सैम अल्टमैन जो कि अगेन वन ऑफ द नोटेबल फिगर हैं। तो यह जो वाई कॉम्बिनेटर की हम बात कर रहे थे उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। सिमिलरली ग्रेग हैं, इलिया हैं जो कि अगेन रिसर्चर को फाउंडर हैं,
आज के टाइम पे शायद वो अपनी खुद की एजुकेशनल कंपनी बना रहे हैं एआई बेस्ड। जॉन है और इसी तरीके से ये सारे लोग हैं जिन लोगों ने मिल के ChatGPT को बनाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग इंटरफेस जो आउटपुट आया, एक तो टेक्स्ट के फॉर्म में आया। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी जो हमने लर्न की थी, जो कोई बंदा देख नहीं सकता उसके लिए रीड अलाउड एक तरह से इसको जो भी रिस्पॉन्स आया वो बोल के सुनाएगा। यहाँ पे अलग अलग जो फ्रिक्वेंट फीचर हो सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट फीचर, जब भी आप ChatGPT से कुछ पूछते हैं तो जो रिस्पॉन्स है आप उसको कॉपी करते हैं, उसके बाद उसको एडिट करते हैं, जो भी करते हैं। तो अगर उसको इमीडिएट कॉपी करना हो तो आप इस बटन से कॉपी कर सकते हैं। और अगेन ये जो रीड अलाउड है एक तरह से मेटाफर है, यहाँ पे कॉपी जो है एक तरह से मेटाफर है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने बात की थी कि जो विजिबिलिटी होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइक बटन दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट अनलाइक बटन या डिसलाइक बटन दिखा रहा है, एक तरह से ये एक तरह से रीजनरेट बटन दिखा रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो मतलब एक तरह से ये बता रहा है मोर डिटेल्स, और भी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो एक तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कन्वर्सेशन इंटरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए कितना बेहतरीन एक तरह से इंटरफेस इन्होंने बनाया है, और अपने जो भी कार्य करना है कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अगेन सारे डिज़ाइन जो नॉलेज हैं उस सबको उन्होंने पर्याय बनाया। अब इस लेवल के इंटरफेस को बनाने के लिए उन्होंने कई प्रोटोटाइप्स बनाए होंगे, पहली बार तो केवल ये बनाया होगा, फिर उन्होंने जब यूज़र इंटरेक्ट करने लगे होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत बेकार है, मुझे डिसलाइक बटन चाहिए, तो ये ऐड किया होगा। कुछ लोगों ने बोला बड़ा अच्छा है, मुझे लाइक करना है तो लाइक बटन किया होगा। कुछ लोग बोला मुझे कॉपी करना है तो कॉपी बटन दिया होगा। अब इसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर डालनी है, जो लोग पढ़ देख नहीं सकते उनके लिए रीड अलाउड का फीचर दिया। तो इस तरह से अलग अलग यूज़र को कंसिडर करते हुए इस पूरे इंटरफेस का डिज़ाइन बना गया। फ्रॉम लो लेवल प्रोटोटाइप टू हाई लेवल प्रोटोटाइप धीरे धीरे बढ़ा गया होगा। तो एक्सपेंडिंग द इनिशियल कंसेप्चुअल मॉडल, सो व्हाट फंक्शंस विल द प्रोडक्ट परफॉर्म। तो एक तरह से व्हाट विल द प्रोडक्ट डू एंड व्हाट विल द ह्यूमन डू। तो एक तरह से ह्यूमन क्या करेगा, वो कुछ हद तक इनपुट देगा, प्रश्न पूछेगा, और प्रोडक्ट क्या करेगा, वो एक तरह से उत्तर देगा, उसका कुछ सोल्यूशन निकालेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। और ह्यूमन फिर क्या कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, या सेटिस्फाई हो सकता है, या अनसेटिस्फाइड होकर कुछ और प्रश्न पूछ सकता है। सो व्हाट आर द फंक्शंस रिलेटेड टू ईच अदर, सिक्वेंशियल होगा, पैरेलल होगा। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग जैसी फंक्शनैलिटी होगी, कुछ हद तक ये पैरेलल भी हो सकता है, कुछ हद तक ये सिक्वेंशियल भी हो सकता है। कैटेगराइजेशन, फॉर एग्जांपल ऑल एक्शन रिलेटेड टू प्राइवेसी ऑन अ स्मार्टफोन। Similarly, what information is needed? So what data is needed to perform the task? Similarly, how is the data to be transformed by the system? तो ये सारी चीज़ें एक तरह से अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल मॉडल को और बढ़ाएंगे तो इन सब फैक्टर्स, इन सब बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कंक्रीट डिज़ाइन, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में हम मेनली एक तरह से एक ढांचा बनाते हैं। कंक्रीट डिज़ाइन में हम उसको कुछ कंक्रीट मतलब ठोस बनाने की कोशिश करते हैं। अब उस जो हमारे पास एक तरह से वेग आइडिया था, कंसेप्चुअल डिज़ाइन के माध्यम से हमने उसका रफ ढांचा बनाया। अब उस रफ ढांचे को फर्दर आगे बढ़ाते हुए उसका हमें कुछ कंक्रीट बनाना है। तो अगर इसीलिए आप अंतर देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल एंड कंक्रीट इज एम्फेसिस, किसका एम्फेसिस, जोर किस पे ज़्यादा है। सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ द कंक्रीट डिज़ाइन। अब यहाँ पे हम कलर, आइकन, बटन, इंटरेक्शन डिवाइस, सारी चीज़ों पे और डिटेल में बात करते हैं। यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कॉन्टेक्स्ट, सो इंक्लूसिव, इनपुट, आउटपुट मोड, ये सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करते हैं कंक्रीट डिज़ाइन में। एक्सेसिबिलिटी, अब यहाँ पे अलग अलग जो गाइडलाइन, जैसे WCAG गाइडलाइन है, उस पर भी जोर दिया जाता है। प्रोटोटाइप में प्रॉब्ली आप मिस कर सकते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड जब आप एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसमें उसको इंक्लूड करेंगे। क्रॉस कल्चरल डिज़ाइन, जैसे लैंग्वेज, कलर, आइकन्स, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंडिजेनियस नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव। तो एक तरह से कंक्रीट डिज़ाइन में एम्फेसिस जो होता है वो थोड़ा सा रियल प्रोडक्ट की तरफ ले जाने का होता है, और कंसेप्चुअल डिज़ाइन में फिर भी थोड़े बहुत वेग चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा बड़े एक तरह से हल्के लेवल पे होती हैं। तो जनरेटिंग प्रोटोटाइप्स, तो जैसा आप कई तरीके से कर सकते हैं, आपको ये सिनेरियो दे सकते हैं, जैसे ब्रेक डाउन सिनेरियो इनटू स्टेप्स, क्रिएट अ सीन फॉर ईच स्टेप। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे स्केच आउट अ स्टोरी बोर्ड फ्रॉम डिज़ाइन टू थिंक अबाउट डिज़ाइन इश्यूज़। तो यहाँ पे आपके पास जनरेट अ कार्ड बेस्ड प्रोटोटाइप
from a storyboard or from a use case. So consider each step in use case what interaction element is related and draw card. एक तरह से आप देखेंगे कि कैसे जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको आप अलग अलग स्टेप्स में कैसे करेंगे. जैसे यहाँ पे पहला जो स्टेप है, थॉमस फैमिली गैदर अराउंड क्लेयर जॉइंस रिमोटली. तो एक तरह से आपने दिखाया कि यहाँ पे ये सारे इकट्ठा हुए और ये जो क्लेयर था वो रिमोटली ज्वाइन किया, राइट. विल टेल्स दियर इनिशियल आइडिया. तो यहाँ पे जो ये विल है वो इनिशियल आइडिया जो उसका था उसने बताया. सिस्टम सजेट्स फ्लोटिला. तो सिस्टम ने एक तरह से बताया कि आप इस तरह से फ्लोटिला बना सकते हैं. उसके बाद फिर एक तरह से सिस्टम शोज डिस्क्रिप्शन. तो इस तरह की जो भी डिस्क्रिप्शन थी सिस्टम ने आपको बताया. सो विल आस्क फॉर मोर डिटेल्स. विल ने जब और डिटेल बताया तो उसने जो भी डिटेल देना था दे दिया. उसके बाद चूँकि ये क्लेरा रिमोटली ज्वाइन की थी तो एक तरह से उसको अब डिटेल भेजना है, तो एक तरह से ये डिटेल्स ईमेल सेंड. तो एक तरह से आप इसको स्टोरी बोर्ड के माध्यम से कैसे एक के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप ये जो भी कन्वर्सेशन हो रहे हैं एक स्टोरी के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं. अब उसके बाद अगेन ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़े लो लेवल पे आप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप लेवल पे आप यहाँ पे इसको दिखाया है आपने. अब इसको फर्दर करना है तो आप इसको प्रॉपर एक तरह से इसका इंटरफेस बनाएंगे, उसका यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, उसका फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे. तो इसी तरीके से कार्ड बेस्ड प्रोटोटाइप पिछला वाला जो था वो स्टोरी बोर्ड के तरीके से था. और अगर आपको जनरेट करना है प्रोटोटाइप लो फिडेलिटी कार्ड बेस्ड तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. अलग अलग कार्ड हैं और उसमें आपको जैसे वेयर डू यू वांट टू गो तो आप उसके बाद डेस्टिनेशन यहाँ पे करते हैं. सो उसके बाद आप बताते हैं कि व्हेन योर पासपोर्ट वाज इशूड, आपकी नेशनैलिटी क्या है, वाई आर यू गोइंग, जैसे टूरिज़्म के लिए, बिजनेस के लिए, द पर्पज़ ऑफ माई ट्रिप इज़ जो भी था. इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप एक कार्ड बेस्ड प्रोटोटाइप बनाते हैं जहाँ पे लो कॉस्ट आइडिएशन, क्विक यूज़र फीडबैक, कोलैबोरेटिव डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं और यूज़र से फीडबैक ले पाते हैं प्रश्नों पर, आपके इनिशियल डिज़ाइन पर, ये सारी चीज़ों पर. तो एक्सप्लोर द यूज़र एक्सपीरियंस. अब हम अपने जो उपयोगकर्ता है उसके अनुभव को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे. तो हमने पहले डिस्कस किया था हमें पर्सोना बनाने की ज़रूरत है. तो यू कैन यूज़ पर्सोना, कार्ड बेस्ड प्रोटोटाइप एंड स्टिकीज टू मॉडल द यूज़र एक्सपीरियंस. उस तरीके से आप एक तरह से आप इसको बना देंगे. एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड डिज़ाइन मैप, कस्टमर जर्नी और यूज़र जर्नी मैप. तो कैसे आपका जो उपयोगकर्ता है अलग अलग फेजेस से आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को करता है और सभी के लिए आप अपना अलग अलग पर्सोना के लिए अलग अलग जो भी कार्ड प्रोटोटाइप बना रहे हैं वो आप बना सकते हैं. तो इस तरह से आप एक्सपीरियंस मैप बना सकते हैं और इसके दो कॉमन रिप्रेजेंटेशन व्हील के साथ और टाइमलाइन के साथ. इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अ डिज़ाइन मैप इज़ मोर अबाउट स्ट्रक्चरिंग द सिस्टम वाइल एक्सपीरियंस मैप इज़ फोकस ऑन द यूज़र्स इमोशन एंड बिहेवियर जर्नी. तो डिज़ाइन मैप जैसे हम पूरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एक्सपीरियंस मैप हम प्राइमरली जो उपयोग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. अ डिज़ाइन मैप इज़ मोर अबाउट स्ट्रक्चरिंग द सिस्टम वाइल एक्सपीरियंस मैप इज़ फोकस्ड ऑन यूज़र्स इमोशन एंड बिहेवियर. ये हमने अभी पिछले स्लाइड में भी बात की थी. और यूज़र जर्नी मैप्स आर टास्क फोकस्ड एंड लीनियर while experience map provide a holistic emotion and multi touch point view of the entire user experience. तो कहाँ आपका यूज़र अलग अलग इंटरफेस से अलग अलग पेजेस के माध्यम से कैसे वो नेविगेट करता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है. तो वह एक तरह से आप देख सकते हैं इंटायर यूज़र एक्सपीरियंस मैप में आ जाएगा. तो चलिए यूज़र एक्सपीरियंस मैप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो एन यूज़र एक्सपीरियंस मैप इज़ अ प्रोटोटाइप दैट इज़ विजुअल टूल दैट रिप्रेजेंट्स यूज़र्स इंटायर जर्नी. जब वो सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट किया और कैसे अपने कार्य को पूरा कर पा रहा है वो एक तरह से उसके इंटायर यूज़र जर्नी की बात करता है when interacting with the product, service और system. It captures the user experience, emotion, motivation, जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो भी की टच पॉइंट है जहाँ जहाँ वो इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी इंटरफेस संपर्क बिंदु हैं अक्रॉस स्टेजेस ऑफ इंटरेक्शन. क्योंकि कई बार कई तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहा है अपने कार्य को पूरा करने के लिए सिस्टम पे ऑन बोर्ड होने के बाद. तो वो सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस
मैप में इंक्लूड करते हैं। सो एक्सपीरियंस मैप्स आर ऑफन क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोटोटाइप फेज टू हेल्प डिज़ाइनर एंड स्टेक होल्डर अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। तो हमें एक बड़ा अच्छा होलिस्टिक व्यू दिखाता है कैसे जो यूज़र होता है वो समय के साथ पूरे अलग अलग फेजेस के साथ आगे बढ़ता है और अपने कार्य को कंप्लीट करता है, अलाउइंग देम टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन। और जब उनको देखता है कि आपका जो यूज़र है जब पूरे जर्नी के दौरान कहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होता है, कहाँ पे वो अपने कार्य को बड़े जल्दी से कर लेता है, कहाँ पे अपने कार्य को करने में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट और फर्दर इनोवेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई कार्य वो बार बार करता है तो आप वहाँ पे कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं और रिपीटिटिव ऐसे टास्क के लिए। So experience may provide a comprehensive view of user journey, identify gaps, prioritize focus area, maintain user-centered design, and evolve with user feedback for continuous improvement. तो हमें अपने जो यूज़र हैं उपयोगकर्ता हैं उसको केंद्र में रखते हुए कैसे हम उनके फीडबैक के हिसाब से कंटिन्यूस फीडबैक के हिसाब से हम कंटिन्यूली अपने प्रोटोटाइप को भी अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, यह बहुत देखने की ज़रूरत है। हर उपयोगकर्ता की अलग अलग ज़रूरतें हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़रूरी हैं, कुछ पे आप बाद में कार्य कर सकते हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटी है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। सो टूल्स फॉर क्रिएटिंग एक्सपीरियंस मैप इंक्लूडिंग मीरो, मूरल फॉर विजुअल मैपिंग, यूएक्स, प्रेशिया एंड स्मैपली फॉर स्पेशलाइज्ड जर्नी मैप एंड एडोबी एक्सडी स्केच फॉर विजुअल जर्नी। तो अलग अलग टूलों के माध्यम से आप इस यूज़र जर्नी मैप को बना सकते हैं। तो एन एक्सपीरियंस मैप कैन बी ड्रॉन एज अ टाइमलाइन टू द और अ व्हील, जैसा हमने पहले बताया था, इज सूटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र जर्नी। तो टाइमलाइन वहाँ पे ज़्यादा उपयोगी हो तो जहाँ पे लीनियर तरीके से लीनियर फॉर्मेट एम्फेसाइजिंग अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक के बाद दूसरी चीज़ें होती हैं। एन आइडियल फॉर एक्सपीरियंसेस विथ अ क्लियर स्टार्ट एंड क्लियर एंड, जहाँ पे हमें पता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जैसे कि ई कॉमर्स में ऐप में आप ऑनबोर्ड करता है, अपने आइटम को सर्च करता है, उसको ढूंढता है, उसके बारे में जानता है, उसके बाद उसको कार्ट में ऐड करता है, फिर उसका पेमेंट करता है और अपने घर पे डिलीवर कराता है। सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई गैप्स, विजुअल डिपेंडेंसी एंड क्रिएट स्टेप बाय स्टेप नैरेटिव। जबकि व्हील के केस में वहाँ पे जहाँ पे ये एक तरह से साइक्लिकल फॉर्मेट फोकसिंग ऑन रिपीटिटिव और इटरेटिव टास्क, जहाँ पे वो चीज़ें बार बार करती है। जैसे यहाँ पे आपने कोई आइटम ऑर्डर किया तो फिर उसको दोबारा जाके उसी को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। सो इट प्रोसेसेस व्हील के केस में आइडियल फॉर ongoing interaction like loyalty program. So it highlights continuous cycle, interconnectivity and bottleneck in recurring stages. तो जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का देख सकते हैं, एक बार क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया फिर दोबारा करेगा, फिर तीसरी बार करेगा, हर बार क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बाद आप उसको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं या कैशबैक दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो एक तरह से व्हील के तौर पे अगर उसका पिछला एक्सपीरियंस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कार्ड पेमेंट का अच्छा रहा तो दोबारा आएगा, अदरवाइज़ वहीं से वो चला जाएगा। तो क्रेडिट का जो हमने एग्जांपल दिया था वहाँ पे आप इस यूज़र एक्सपीरियंस मैप को व्हील में फिट करके आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक व्हील के माध्यम से एक्सपीरियंस मैप को ड्रॉन करने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। तो यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस मैप को प्राइमरली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे जो कस्टमर है, पैसेंजर है, सो हीथ्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन टू एयरपोर्ट, चेक इन एट पैडिंगटन ट्रेन स्टेशन, रिसीव टिकट, बुक टिकट, कॉन्टैक्ट ट्रेवल डिपो। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें करता है अपने जर्नी को स्टार्ट करने के पहले, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बिफोर। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से जर्नी स्टार्ट करने के पहले वो करता है। और एक बार जर्नी स्टार्ट हो गई तो उसमें क्या करेगा, बोर्ड कर लेगा, सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करेगा, टेक ऑफ करेगा, प्रॉब्ली सीटिंग वाइड कंफर्ट की सीट पे जाना चाहेगा, स्लीप इन फोल्ड आउट बेड्स पे करना चाहेगा, मूवी देखना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें वह पूरे अपने यात्रा के दौरान कर सकता है। यात्रा के बाद क्या करेगा, यात्रा के बाद वो क्या करेगा, होटल जो उसका बुक है वहाँ जाना चाहेगा और मीट ड्राइवर को मीट करेगा, कस्टमर फास्ट ट्रैक लगेज कलेक्शन करेगा, जो भी उसने सामान चेक इन किया था उसको लेने की कोशिश करेगा, इमिग्रेशन करवाएगा, शॉर्ट वॉक इन एयरपोर्ट, जो भी ये सारी चीज़ें एक तरह से उसके बाद होंगी। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें कई बार होती रह सकती हैं।
तो एक तरह से उसका एक्सपीरियंस मैप एज अ व्हील किया है। और एक्सपीरियंस मैप एज अ टाइमलाइन, जैसे हमने सामान ई कॉमर्स से सामान खरीदने की बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर स्लाइड में का प्रेजेंटेशन देना है या उसमें चेंजेस करने हैं तो कैसे यहाँ पे सीक्वेंस टाइमलाइन की तरह उस पर किया गया है। तो आप इस एग्जांपल को फिर से देख सकते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस मैप की बात करें इन समरी, तो टाइमलाइन इज़ द बेस्ट फॉर कैप्चरिंग एक्सपीरियंस दैट अनफोल्ड अ क्लियर linear order and allowing detailed analysis of each step's progression, while is suited for visualizing ongoing और repeated process, जहाँ पे उस process को बार बार किया जाता है, showing the interconnected nature of the user experience as a continuous journey। तो टाइमलाइन का एग्जाम्पल है बुकिंग अ फ्लाइट ऑनलाइन विथ स्टेजेस फ्रॉम सर्च टू बुकिंग टू पेमेंट एंड फाइनली टू पोस्ट फ्लाइट फीडबैक। व्हील के केस में लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर अ रिटेल स्टोर वेयर द जर्नी साइकिल थ्रू द अर्निंग पॉइंट, रिडीम अवार्ड्स एंड री इमेजिंग रिपीटिंग इन अ लूप। चलिए अब आपको कुछ फिजिकल प्रोटोटाइप भी बनाने पड़ सकते हैं, जैसे आर्डिनो बोर्ड काफ़ी पॉपुलर है। तो बिल्ड अ कोड प्रोटोटाइप यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अलग अलग टूल किट्स अवेलेबल हैं, जैसे आर्डिनो है, लिलीपैड है, सिंस बोर्ड है, BBC माइक्रो है एंड सो ऑन। सो ये बेसिकली डिज़ाइन किया है फॉर वाइड रेंज ऑफ पीपल, फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो इन सबको बनाने के लिए आपके पास ऑफन SDK होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स होते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग टूल होते हैं, कंपोनेंट टू डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, जैसे iOS, एंड्रॉयड, OpenAI, इस तरह से। और तो ये क्या इंक्लूड करते हैं, एक तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट IDE होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, सैम्पल कोड होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, API जिसके माध्यम से आप कोड के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो आपका लाइब्रेरीज है, मेक डेवलपमेंट मच ईजियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेजन का एलेक्सा स्किल सेट है वॉइस बेस्ड असिस्ट सर्विसेज के लिए, एप्पल का एयरकिट है, माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट SDK है, OpenAI के भी APIs हैं जो कि आप उनके मॉडल्स को यूज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। तो इस तरीके से अभी तक हमने प्रोटोटाइप के बारे में एक चर्चा की कि प्रोटोटाइप होता क्या है, कैसे वह यूज़ होता है और कैसे वह एक तरह से आपके जो अलग अलग उपयोगकर्ता हैं उनसे संवाद बनाने की कोशिश करता है। और प्रोटोटाइप एक तरह से, जैसा कि हमने बताया, जो भी वेग आइडिया आपके दिमाग में है उसको एक तरह से कंक्रीट रूप देने में आपकी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं प्रोटोटाइप इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर क्या है, क्योंकि हमारा जो मुख्य पर्पज़ है ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन बनाना, ह्यूमन सेंटर सिस्टम बनाना, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है अलग अलग जो उसके उपयोगकर्ता हैं और सिस्टम के बीच में। तो इन इंटरेक्शन डिज़ाइन अ प्रोटोटाइप कैन बी अ सीरीज ऑफ स्क्रीन स्केचेस, जैसा हमने पहले बताया, स्टोरी बोर्ड जैसा हमने पहले बताया, कार्टून लाइक सीरीज ऑफ सीन्स, एक पावरपॉइंट स्लाइड भी हो सकती है, वीडियो सिमुलेशन हो सकता है, लंप ऑफ वुड होता है सिंपल पाम पायलट की तरह, कार्डबोर्ड मॉकअप भी हो सकता है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विथ लिमिटेड फंक्शनलिटी रिटन इन टारगेट लैंग्वेज और इन अनदर लैंग्वेज इटसेल्फ, जिससे कि आप जल्दी जल्दी उसको कर पाएँ और एक नमूना बना पाएँ जिससे कि आपका उपयोगकर्ता उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, यूज़ कर सके। तो प्रोटोटाइप बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, जो भी आपका आइडिया था उसको आप जल्दी से जल्दी उसको टेस्ट कर सकते हैं, उस पर मूल्यांकन करके अपने यूज़र का फीडबैक ले सकते हैं, स्टेक होल्डर जो भी हैं वो उसको देख सकते हैं, केवल आपके आइडिया को सुनने की बजाय आप उसको देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू आपको भी जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है या जो आपने ड्राइंग बताई है। आइडेंटिफाई यूजेबिलिटी इशूज़ अर्लियर, जो भी उपयोगिता में बाधाएं होती हैं उनको जल्दी समझ के उनको बारे में पहले से ही कार्य कर लेता है। इटरेट डिज़ाइन बेस्ड ऑन द यूज़र फीडबैक, चूँकि हम अपने अलग अलग उपयोगकर्ताओं को अलग अलग प्रोटोटाइप के माध्यम से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग उपयोगकर्ताओं की जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जो फीडबैक है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको हम समझने की कोशिश करके उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो टीम मेंबर्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, चूँकि ये कंक्रीट है तो टीम मेंबर्स भी आपस में अच्छे से बातचीत करके चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को उनकी मदद ले सकते हैं। प्रोटोटाइप इंक्रेजेस रिफ्लेक्शन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन, तो एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल जो सिस्टम होगा। प्रोटोटाइप आंसर क्वेश्चंस एंड सपोर्ट डिज़ाइनर इन चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव,
तो जैसा कि हमने पहले बताया कि कभी कभी आप सेम कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कौन सा प्रोटोटाइप ज़्यादा बेटर है, ये आप यूज़र से फीडबैक लेके चूज़ कर सकते हैं और यूज़र उस पर अपने कार्य को कर सकते हैं। तो किस तरह के प्रोटोटाइप होते हैं? मुख्यतः एक तरह से 3 तरह के प्रोटोटाइप होते हैं। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, जिसे हम बोलते हैं निम्न स्तरीय नमूना। मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप, जो कि उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रोटोटाइप के बीच में कहीं आता है। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, जो कि काफ़ी क्लोज होता है एक्चुअल सिस्टम के, एक्चुअल जो आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिडेलिटी जो बोल रहा है, फिडेलिटी रिफर्स टू कितना क्लोज है, कितना सिमिलर है, कितना समान है जो प्रोटोटाइप आपने बनाया है, जो एक्चुअल सिस्टम बाद में आप लॉन्च करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट फेज एंड ऑब्जेक्टिव। जिस भी फेज़ में है और जो भी आपका उद्देश्य, उसके हिसाब से आप प्रोटोटाइप चूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, फिडेलिटी रिफर्स टू हाउ क्लोज द प्रोटोटाइप रिसेंबल्स द फाइनल प्रोडक्ट इन डिटेल्स एंड इंटरेक्टिविटी। तो प्रोटोटाइप शुड बी क्विक एंड डर्टी, जिससे कि जल्दी से जल्दी बना के जल्दी से जल्दी अपने यूज़र से फीडबैक ले पाए। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ लर्निंग नॉट आर्टिफैक्ट। यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य हमारा अपने यूज़र को जानना ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे के इटरेशंस में बड़े अच्छे से उनके ज़रूरतों के मुताबिक चेंजेस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलग अलग प्रोटोटाइप से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। यह बहुत ही सिंपल, रफ एंड ऑफन हाथ से बनाया गया स्केचेस और मॉडल होता है। यह अर्ली स्टेजेस में यूज़ होता है डिज़ाइन प्रोसेस के, टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। जो भी आप चर्चा के माध्यम से अलग अलग विचार हैं जो इन प्रोटोटाइप, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी फीडबैक लेते हैं। इट्स अ क्विक, चीप एंड ईजिली चेंज, चूँकि बड़े जल्दी से बनाया गया, बड़े सस्ते से में बनाया गया, केवल एक काफ़ी लो लेवल का प्रोटोटाइप होता है। इसको अच्छे बहुत आसानी से चेंज भी किया जा सकता है अलग अलग फीडबैक के हिसाब से। तो इसमें ढेर सारे टेक्निक्स हैं। पेपर के माध्यम से कर सकते हैं, पेपर स्केचेस कर सकते हैं, वाइट बोर्ड ड्राइंग कर सकते हैं, कार्ड सॉर्टिंग कर सकते हैं, पोस्ट इट नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, विजार्ड ऑफ ओज कर सकते हैं, वायर फ्रेम यूजिंग बेसिक टूल्स लाइक पेन, पेपर और स्टिकी नोट्स कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडोबी एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, पेपर प्रोटोटाइपिंग किट्स यूज़ कर सकते हैं, स्केच यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो एक तरह से जो पेपर प्रोटोटाइप्स होते हैं अलाउज यू टू गेट आइडियाज़ आउट क्विकली एंड चेंजेस दैम इवन क्विकर। तो किस तरीके से आप, डिपेंड करता है कि जैसे आपका उद्देश्य क्या है और आपका टाइमलाइन क्या है, उस हिसाब से आप अलग अलग टेक्निक और टूल्स यूज़ कर सकते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडोबी एक्सप्रेस इज़ अ यूज़र फ्रेंडली क्लाउड बेस्ड डिज़ाइन टूल फॉर क्रिएटिंग visually stunning graphics, videos and web pages, offers pre-designed template and drag and drop interface for quick and professional result। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी डेमो के माध्यम से दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो की फीचर्स इसमें एडोबी एक्सप्रेस में देखिए जैसे हैं, टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। ये बहुत ही आसान है यूज़ करना। इसमें अलग अलग क्रिएटिव टूल हैं, जैसे एक्सेस टू फॉन्ट, स्टॉक इमेजेस एंड फिल्टर फॉर यूनिक डिज़ाइंस। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस इसको कर सकते हैं। सिमिलरली स्विच बिटवीन द डेस्कटॉप एंड मोबाइल, बहुत आसानी से आप कहीं भी चेंजेस करके दूसरी जगह देख सकते हैं। और कोलैबोरेशन करना इससे बहुत आसान है, जैसे शेयर एंड कोडेड प्रोजेक्ट्स इन रियल टाइम, जिससे कि एक से ज़्यादा लोग मिल के किसी भी प्रोटोटाइप को बड़े आसानी से, बड़े तेज़ी से बना पाएँ। तो यूज़ केसेस इन SCI, तो प्रोटोटाइपिंग UI डिज़ाइन क्विकली फॉर स्टेक होल्डर प्रेजेंटेशन, crafting user journey visuals for experience mapping। तो जैसा बोला गया है Adobe Express के बारे में, with Adobe Express creativity is just a few clicks away। तो ये बाकी से अलग कैसे है? तो बिकॉज नो प्रायर डिज़ाइन नॉलेज रिक्वायर्ड। आपकी अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप बड़े आसानी से इस पर ऑनबोर्ड करके इस पर कार्य कर सकते हैं। इट इंटीग्रेट्स विद एडोबी क्रिएटिव क्लाउड फॉर एडवांस ऑप्शन। तो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड में ढेर सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप इसको साथ में इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। सेव टाइम वाइल डिलीवरिंग प्रोफेशनल क्वालिटी आउटपुट्स। तो आप बड़े कम समय में प्रोफेशनल लेवल का आप
कार्य कर सकते हैं एडोबी एक्सप्रेस के माध्यम से। तो अमेजिंग टूल है, आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग, एजुकेशनल यूज़, कंटेंट क्रिएशन, बहुत ऐसे ढेर सारे कह सकते हैं एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो एडोबी एक्सप्रेस के बारे में और भी जानकारी के लिए आप इन रिसोर्सेज को देख सकते हैं। और अगर आप के मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप इस फीडबैक फॉर्म को भी भर सकते हैं, और जो कि डायरेक्टली एडोबी के रिसर्चर्स के द्वारा, उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसको देखा जाएगा और आपसे डायरेक्टली संवाद किया जाएगा, और हो सकता है कि वो आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी एडोबी में देने में भी सहायक हो सकते हैं। सो हैंड्स ऑन यूजिंग एडोबी एक्सप्रेस, तो जैसे यहाँ पे डिज़ाइन मॉकअप फॉर मोबाइल ऐप यूजिंग एक्सप्रेस, प्रोसेस फॉर डिज़ाइन प्रोसेस यूजिंग ड्राइंग आर्ट, जनरेटिव टेक्नोलॉजी यूजिंग टेक्स्ट टू टेम्पलेट, LLM का एक तरह से यूज़ करके री राइट वेरियस टेक्स्ट इनटू प्रोफेशनल स्टाइल, प्रोजेक्ट वर्ड टू क्रिएट ब्रोशर यूजिंग एडोबी एक्सप्रेस फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा टूल है ये, और आपको बिल्कुल इसको यूज़ करना चाहिए और अपने फीडबैक शेयर करना चाहिए, क्योंकि हु नोज़ कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके माध्यम से एडोबी में मिल पाए। तो चलिए हम दोबारा प्रोजेक्ट पे आते हैं, जहाँ पे हम प्रोटोटाइप बनाने की बात करते हैं। तो जैसा कि हम हर वीक में अपने लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट वेव, जो कि हम विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए और करस्पॉन्डिंग टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो हम चलिए आज इस व्याख्यान में, इस सप्ताह में इसके प्रोटोटाइप को बनाने के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से इसका लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है, एक तरह सिंपल डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दिखाना चाहते हैं ईच ग्लव कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लेक्स सेंसर्स, 3 बटन वाइब्रेटर। ठीक है, वाइब्रेटर गाइड यूजर्स जेस्चर, इफ जेस्चर डिटेक्टेड द सेंसर वैल्यू सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। एक तरह से आपको याद होगा ब्रेल में हमने बात की थी, 6 डॉट्स होते हैं। अगर आप इसको नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6, तो डिपेंड करता है कि आपने किस नंबर को एक्टिवेट किया है, करस्पॉन्डिंग लेटर टाइप होगा। तो ये आपके एक तरह से वाइब्रेशन से जो भी जेस्चर आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट करता है और बताता है कि आपने कौन से डॉट को एक्टिवेट किया। उसी हिसाब से सिग्नल कंबाइंस आर मैच एंड विथ ट्रांसलेटेड विद ब्रेल डाटा, और एक तरह से कस्टम जेस्चर्स आर आल्सो मैप टू द सेट शॉर्टकट्स, सो ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट इज देन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो जो भी आपने ब्रेल कैरेक्टर टाइप किया है वह आपके फिंगर्स के मूवमेंट के हिसाब से वहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें, फॉर लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप सबसे पहले हमने एक तरह से हैंड ड्रॉन लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाया ब्रेल लर्निंग वेबसाइट के लिए। कि जब आप ब्रेल लर्निंग सीख रहे हैं तो एक तरह से सिंपल हाथ के माध्यम से उन्होंने एक तरह से स्केचेस बनाए कि ये एक तरह से प्रोटोटाइप होगा। और ऐसा हम कुछ देख, जैसे इसमें हेलो मान्या यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ये करेंगे, प्रैक्टिस मोड सेलेक्ट करने के लिए ये करेंगे, और लर्निंग मोड सेलेक्ट करने के लिए ये करेंगे। जब आप प्रैक्टिस मोड क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, और जब आप लर्निंग मोड सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ये होगा, उस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसकी कंसेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं कि कैसे वर्क करेगा, क्या होगा। तो कंसेप्चुअल मॉडलिंग पाइपलाइन फॉर ब्रेल लर्निंग आप एक तरह से आप इसका कंसेप्चुअल मॉडलिंग हो गया। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आपके हैंड की जेस्चर के हिसाब से एनालॉग वैल्यू सेंसर होगा, इफ सिग्नल रिकॉग्नाइज तो वे फिर आगे ट्रांसमिशन फॉर कन्वर्जन करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच करेगा, शॉर्टकट करेगा और होगा। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता तो वो फिर से वो कार्य करेगा और बोलेगा कि आप फिर से अपने इनपुट को दीजिए और हैंड जेस्चर को करिए, जिससे कि मैं आपके द्वारा लिखे गए ब्रेल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल टास्क फ्लो फॉर यूजिंग ब्रेल लर्निंग वेबसाइट एंड ऐप, तो उसको आप देख सकते हैं कि कैसे वो पूरा प्रोसेस कंसेप्चुअल मॉडल के थ्रू किया गया है। आप कर सकते हैं, जैसे आप सबसे पहले एक ग्लव जो हमने बनाया है वो पहनेंगे, कनेक्ट द ग्लव टू द सिस्टम यूजिंग वायर, उसके बाद वेबसाइट को खोलेंगे, कनेक्ट द आर्डिनो करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट मोड करेंगे, लर्निंग मोड है या प्रैक्टिस मोड है, फिर लर्निंग मोड में आप ये सारी चीज़ें करेंगे।
और प्रैक्टिस मोड में आप ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके हिसाब से आपकी जो लर्निंग है वो कंप्लीट होगी। ये टास्क फ्लो के माध्यम से, कंसेप्चुअल टास्क फ्लो के माध्यम से हमने इसको दिखाने की कोशिश की। चलिए वापस आते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप पे। तो जो ग्लव्स हमें बनाना था, तो हमने एक तरह से इस तरीके से बनाया और कुछ इस तरीके से कार्य करेगा। तो देख रहे हैं, तो इसमें फ्लैक्स सेंसर्स हैं, 3 हमने इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए, और ये 3 एक तरह से इन 6 डॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। डिपेंड ऑन कि आपने कौन सी एक्टिविटी की है, उसके हिसाब से वो करस्पॉन्डिंग जो सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो करस्पॉन्डिंग जो ब्रेल लेटर है वो लिख दिया जाएगा। तो एक तरह से इसका सामने का व्यू होगा, ये इसका साइड व्यू होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो हैंड ड्रॉन लो-फाई मॉडल में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल ग्लव विथ फ्लेक्स सेंसर टू डिटेक्ट फिंगर फोल्ड्स एंड बजर विथ हैप्टिक फीडबैक। और ड्रॉबैक है हाई कॉग्निटिव लोड सिंस यूज़र इज़ अनअवेयर ऑफ द फिंगर मैपिंग। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। और कभी कभी जब आप बनाते हैं तो हमने बताया कि आप एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो अल्टरनेटिव लो फिडेलिटी भी आप बना सकते हैं। तो एक तरह से अगर आप यहाँ पे पहले एक बनाया था और यहाँ पे एक अल्टरनेटिव लो फिडेलिटी बनाया यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, जैसे यहाँ बोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे टेंसिल वायर होना चाहिए, यहाँ माइक्रोवेव कंट्रोलर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। सो दिस मॉडल यूजेस स्किन फ्रेंडली एडहेसिव बोल्ट एंड टेंसिल वायर टू डिटेक्ट फिंगर फोल्ड बेस्ड ऑन वायर टेंशन। तो इसके ड्रॉबैक है, देखिए, लैक्स हैप्टिक फीडबैक, रिक्वायर विजुअल फॉर बोल्ट प्लेसमेंट एंड कैलिब्रेशन। तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में जैसे कि हमने बताया था, आप स्टोरी बोर्ड भी कर सकते हैं। तो सिमिलर टू दिस एग्जांपल, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वेव के लिए भी स्टोरी बोर्डिंग बना सकते हैं। स्टोरी बोर्डिंग में जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इट इज़ सीरीज ऑफ स्केचेस यूजिंग हाउ यूजर माइट प्रोग्रेस थ्रू अ टास्क यूजिंग द प्रोडक्ट, ऑफन यूज सिनेरियो एंड ब्रिंगिंग इन मोर डिटेल्स एंड चांस टू रोल प्ले। तो स्टोरी बोर्ड में आप देख सकते हैं। तो जैसे इस केस में यहाँ आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर, जैसे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसफ़र रिसीव देने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग। तो एक तरह से ये, भले ही आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की नॉलेज ना हो, इन सब चीज़ों को आसानी से यूज़ करके आप एक तरह से स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। किस स्टेज में कौन है, आगे क्या किया, फिर उससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो स्टोरी बोर्ड एक तरह से लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप ऑफन रिलाइज ऑन स्केचिंग एंड डोंट बी इनहिबिटेड अबाउट ड्राइंग एबिलिटी। जैसा कि हमने बताया, सिंपली सिंबल्स यूज़ करिए और अपने कार्य को करिए। उसके बाद प्रोटाइपिंग विथ इंडेक्स कार्ड, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस तरीके से आप इंडेक्स कार्ड के माध्यम से आप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कार्ड प्रोटोटाइप हमारे इस प्रोजेक्ट वेव के लिए बनाना पड़े, तो आप सोचिए आपको कैसे बनाना पड़ेगा, या कोई भी प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसके लिए कैसे बनाना पड़ेगा। तो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप ऑफन रिलाइज ऑन स्केचिंग, जैसे हमने दिखाया। इंडेक्स कार्ड 3 to 5 inches, ईच कार्ड रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ इंटरेक्शन इन इवोल्यूशन कैन स्टेप थ्रू द कार्ड्स। और विजार्ड ओ प्रोटोटाइप में, जिसका एग्जांपल हमने पहले भी दिया था, यहाँ पे यूज़र सोचता है कि वह कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है। जो यूज़र है उसको लगता है कंप्यूटर ने इंटरेक्ट कर रहा है, बट ए ह्यूमन इज़ रिस्पॉन्डिंग रादर देन कंप्यूटर। तो बट इसकी जगह एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो कार्य कंप्यूटर करना चाहिए था प्रोटोटाइप में, ये एक यूज़र उसको करके देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोटोटाइप तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसको एक्चुअल लॉन्च के टाइम पे भी आप ऐसे करें तब तो फिर गलत हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते ही एक न्यूज़ आई थी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, एक कंपनी थी यूके की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें $700 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किए। उसका आइडिया था कि ये एआई बेस्ड कंपनी, जब भी आप कोई कार्य देते हैं उसको, तो ये एआई जो मॉडल है वह उस कार्य को करके दे देते हैं। बट उस कंपनी ने क्या किया था, उस कंपनी ने, जब उस कंपनी को कोई कार्य मिलता था तो वो बैकएंड में या पीछे की तरफ उसके पास 100 ऐसे रिसर्चर थे या एआई इंजीनियर थे जो कि भारत में बेस्ड थे, वह उस कार्य को देते थे। एक तरह से इन्होंने ये गलत किया, क्योंकि इनका दावा था, जो हम क्लेम पिछले सप्ताह में पढ़े थे, दावा था कि इनका जो सिस्टम है वो एआई के माध्यम से कार्य को बड़े कुशलतापूर्वक प्रभावशाली तरीके से कर सकता है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा था?
हो ये रहा था, जब भी उसको कार्य मिलता था वह इन इंजीनियर्स जो कि इंडिया में इंजीनियर शिफ्ट में बैठे हुए हैं तुरंत उसको करके वापस भेज देते थे। अब चूंकि उसको ह्यूमन कर रहे थे तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी थी, अगर एआई मॉडल उतना अच्छा नहीं कर रहा था, बट वो क्लेम करते थे कि ये एआई ने किया है और यहीं पे दिक्कत हो गई। आज वो कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने $700 मिलियन जो इन्वेस्ट किए थे वो ऐसे के तैसे हो गए। तो ये एक तरह से उन्होंने विजार्ड ओजेड जो कि केवल प्रोटोटाइपिंग के लिए होना चाहिए था, उन्होंने एक्चुअल सिस्टम में उसको यूज़ किया जिससे कि ये पूरी कंपनी, तो एक तरह से चीटिंग था। तो प्रोटोटाइप के लिए ठीक है, बट एक्चुअल लॉन्च के लिए आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऐसा हो रहा है। एक बार लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप हो जाए तो उसके बाद आप उसको नेक्स्ट लेवल पे यूज़र जो भी आपको फीडबैक मिले हैं आपके उपयोगकर्ताओं के द्वारा लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप पे, उसको मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप में उसको इनकॉर्पोरेट करके एक बेटर थोड़ा सा और अच्छा प्रोटोटाइप आप बनाएंगे। ये थोड़ा सा मोर डिटेल होता है लो-फाई से, और यहाँ पे जो इनका जोर होता है वो स्ट्रक्चर, लेआउट एंड फ्लो पे होता है विदाउट एनी फाइनल विजुअल्स। थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं बट नॉट द फाइनल वन। यूजली इंक्लूड ग्रे स्केल वायरफ्रेम विथ सम इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट हो सकते हैं कि कार्य ना कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं अ वायर फ्रेम ऑफ वेबसाइट्स मेन पेज शोइंग नेविगेशन लिंक्स एंड अ बेसिक इंटरैक्टिविटी विदाउट यूजुअल्स। तो अलग अलग इसकी टेक्निक है। आप डिजिटल वायर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, क्लिकेबल वायर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, बेसिक नेविगेशन एंड वर्क फ्लो टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ढेरों इसके पास टूल हैं। मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग के लिए आप अक्सर यूज़ कर सकते हैं फिग्मा, एडोबी एक्सडी, एडोबी एक्सप्रेस स्केच, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने प्रोजेक्ट वेव की बात करें तो पिछले लो-फाई फिडेलिटी में आपने देखा था कि हमने केवल स्केचेस बनाए थे। अब यहाँ मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप पे हमने ग्रे स्केल एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेस इंटरेक्टिव ये बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेल लर्निंग टूल है, जिसमें आपने ब्रेल लर्निंग टूल में जो भी लर्निंग मोड आपने सेलेक्ट किया, ये प्रैक्टिस का है, ये लर्निंग का है। उसके बेसिस पे आपने प्रैक्टिस मोड में लेटर ए लिखा है और लर्निंग मोड में जो लेटर बैट है उसको आप टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रोग्रेस रेट दिखाएगा जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो मिड-फाई प्रोडक्टिविटी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड द यूजेबिलिटी। ये पूरी तरीके से उपयोगी नहीं है, उपयोगिता कंप्लीट नहीं है जो कि आप हाई फिडेलिटी और लॉन्च में यूज़ करेंगे, बट सिंपल है और एटलीस्ट एक ट्रेड ऑफ है दोनों के बीच में, बैलेंसिंग यू इटरेट पर इफेक्टिवली। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप में यहाँ पे लो फिडेलिटी में कुछ ऐसा था और हाई फिडेलिटी में हमने कुछ हद तक इसमें किया। आप देख सकते हैं कि सारे वायर कनेक्टेड नहीं है और कुछ हद तक कुछ सारे कनेक्शन पूरी तरह शायद कंप्लीट नहीं है। तो एक तरह से हमने रफ एक तरह से प्रोटोटाइप बना दिया। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में तो ये इट रिजेंबल्स क्लोजर टू द जो एक्चुअल प्रोडक्ट आपका होगा, सिस्टम होगा। तो इट्स डिटेल्ड एंड द पॉलिश प्रोटोटाइप दैट क्लोजली रिसेंबल्स द फाइनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंड इंटरेक्टिविटी। हो सकता है कि अगेन कुछ फंक्शनलिटी मिसिंग हो, बट जितने हद तक पॉसिबल हो सकता है वह उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगा। तो इस हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में मिड फिडेलिटी में जितने भी आपको फीडबैक मिले थे आपके उपयोगकर्ता के द्वारा उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और यहाँ पे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाते समय उसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सो यूज़ फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड द फाइनल डिज़ाइन वैलिडेशन। तो इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक है। पिक्सल परफेक्ट यूआई डिज़ाइन, फुली इंटरेक्टिव विथ एनिमेशन एंड रियल डेटा एंड हाई लेवल यूज़र इंटरेक्शन टेस्टिंग। और अगर हम टूल्स की बात करें तो एडोबी एक्सडी, इनविजन, फिग्मा, प्रोटो.ai, आईओ, एडोबी एक्सप्रेस, ये सारे ढेर सारे टूल्स हैं जो आपको मदद करते हैं एक फुली कनेक्ट फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाने के लिए। जैसे आपको अगर मोबाइल बैंकिंग ऐप बनाना है, शोकेसिंग अ फाइनल यूआई, कलर स्कीम, यूज़र इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ों के साथ आप उसको कर सकते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो एक तरह से ये हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप था और उसके बाद हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप से हम कैसे लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप से हम कैसे मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाए और फाइनली हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप बनाए, जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कनेक्शंस वगैरह भी हैं जो कि पहले एक तरह से मिसिंग थे।
तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग आपके जो एग्ज़ाम प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप कैसे बनाएंगे, मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप कैसे बनाएंगे और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप कैसे बनाएंगे। ये निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर के जो भी नमूने आपको बनाने हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, आप उसको कितने अच्छे से बना सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे लो फिडेलिटी में इनिशियल स्केचेस ऑफ गूगल सर्च होम पेज टू डिटरमिन लेआउट सिंप्लिसिटी, और मिड 5 में जैसे हम वायर फ्रेम्स ऑफ नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग इंटरफेस फॉर टेस्ट नेविगेशन बिफोर विजुअल डिज़ाइन, और हाई 5 में फुली इंटरेक्टिव ऊबर ऐप प्रोटोटाइप टेस्टिंग रियल टाइम इंटरेक्शन। दो हमने यहाँ पे तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि इसके लिए आप मिड फिडेलिटी और लो फिडेलिटी भी लिखिए, इसके लिए आप लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी भी लिखिए, और इसके लिए आप मिड और हाई फिडेलिटी दोनों लिखिए। तो हमें कभी कभी अलग अलग कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तभी तो वो एक नमूना है, न कि एक पूरी तरीके से एक्चुअल सिस्टम। और ये कंप्रोमाइज़ेस आपको अलग अलग रीज़नों से करना पड़ सकता है, चाहे वो स्कोप हो, चाहे फोकस हो, चाहे रिसोर्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे टाइम हो, अलग अलग वजहों से। तो फॉर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोटाइपिंग देयर मे बी स्लो रिस्पॉन्स। जैसे आज के टाइम पे कई आप ऐसे सर्विसेज बनाते हैं जो GPU बेस्ड हैं, जो कि महंगे होते हैं। तो प्रोटोटाइप के टाइम पे आप नॉन GPU बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं जो कि स्लो होगा, और एक्चुअल जब डिप्लॉयमेंट होगा तो हम GPU के माध्यम से उसको और तेज़ी से कर लेंगे। स्केची आइकन्स लिमिटेड फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी को प्रोटोटाइप के टाइम पे करना इम्पॉसिबल है। तो आप केवल एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ प्रोटोटाइप में आगे बढ़ सकते हैं। इन द वाइल्ड प्रोटोटाइप ऑपरेशन बट नॉट नेसेसरी रॉबस्ट, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रखी, तो मूल्यांकन नहीं हो रखा होता है, इस वजह से ये उतना रॉबस्ट नहीं होता, उसमें गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, कुछ केसेस में क्रैश भी हो सकता है। तो दो कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्रोमाइज़ेस हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, प्रोटोटाइप को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी, बट किसी भी फंक्शनैलिटी को बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं, काफ़ी लिटिल डिटेल्स विथ मिनिमल डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल में हम इसका दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स ओनली फॉर अ फ्यू, जैसे ढेर सारी फंक्शनैलिटी, उनमें से केवल हम कुछ के लिए ढेर सारी डिटेल्स देंगे, और बाकी फंक्शनैलिटी के बारे में उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इट कंप्रोमाइजेस इन प्रोटोटाइप मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, प्रोडक्ट नीड्स इंजीनियरिंग। तो आप इसका एक हाइब्रिड वर्जन भी सोच सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बनाना है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का भी कुछ बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो प्रोटोटाइप इज कन्वर्सिंग यू हैव विथ योर आइडिया, जैसा कि टॉम ने पहले बताया था अर्लियर स्लाइड्स में। तो वर्टिकल प्रोटोटाइप के केस में जैसे हमने बताया, ये इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है। आप केवल कुछ फंक्शनैलिटीज़ फीचर्स को लेते हैं और उसको काफ़ी डिटेल में बताते हैं, और काफ़ी जो बचे हुए फीचर हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो फोकस ऑन बिल्डिंग अ कंप्लीट फीचर और फंक्शन इन डिटेल, prioritize depth over breadth, allowing you to explore a single functionality in detail and interaction fully, helps in understand technical feasibility and usability of a specific feature. तो एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ अ सर्च फंक्शन ऑन एन ई-कॉमर्स। तो एक तरह से अब ई-कॉमर्स में आपके पास ढेरों पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं। So this vertical prototype might include everything from search input, filtering, search result to product details. However, the e-commerce app may not have adding the cart functionality. तो एक तरह से हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे वर्टिकल में, हम केवल ये वाले जो ऊपर वाली फीचर है उसको एज डिटेल में हम कर सकते हैं, सर्च वाले पे ही ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसके देखिए बेनिफिट यही है कि इट प्रोवाइड अ डिटेल लुक ऑफ वन एस्पेक्ट, केवल एक एस्पेक्ट। जैसे सर्च वाले की हम बात कर रहे हैं, तो सर्च को जितने एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हैं, जितने डिटेल में आप जा सकते हैं, जितने तरीके से सर्च कर सकते हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी देगा, बट बाकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात नहीं करेगा। इट यूज़फुल फॉर टेस्टिंग स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जैसे इस केस में सर्च के बारे में बात कर रहे हैं, और गेटिंग यूज़र फीडबैक, इस केस में सर्च के बारे में फीडबैक मिलेगा, अच्छा नहीं मुझे तो इस तरीके से भी सर्च करना था, मुझे इस तरीके से भी सर्च करना था। सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग टेक्निकल कंस्ट्रेंट अर्ली। तो अगर उसमें सर्च करने में कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट आते हैं तो आपको शुरू में पता चल जाएगा। जैसे अभी तो आप सर्च लिख के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, इमेज दे के कर सकते हैं,
अब आप बोले कि मुझे बस सोच के सर्च करना है, तो भाई ये तो फिजिबल नहीं है। तो एक तरह से जो टेक्निकल कंस्ट्रेंट है, आप अपने यूज़र को अलाइन करते हो, शुरू में बता सकते हैं, नहीं भाई अभी सोचने के बेसिस पे आप प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा, चाहे लिख के, चाहे बोल के, चाहे फ़ोटो दिखा के। कौन से इसका एक तरह से है लैक ऑफ होलिस्टिक व्यू ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब चूंकि हम सारे फीचर्स को नहीं बता रहे हैं, तो एक तरह से पूरे सिस्टम का होलिस्टिक व्यू उसको नहीं मिल पाता है। टाइम कंज्यूमर टू डेवलप अ डिटेल प्रोटोटाइप फॉर एवरी फीचर। तो भले ही आप एक दो फीचर को ही फुली डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी से डेवलप करने में बहुत समय लगता है, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो गुड डिज़ाइन मीन्स मेकिंग समथिंग इंटेलिजिबल एंड मेमोरेबल, ग्रेट डिज़ाइन मीन्स मेकिंग समथिंग मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो जैसे हमने बात की, इट फोकसेस ऑन रिप्रेजेंटिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीचर्स विथ मिनिमल डिटेल्स। हम किसी फीचर्स को बहुत डिटेल में, हम जैसे बोलेंगे सर्च, तो सर्च भले ही 4 तरीके से पॉसिबल है, बट यहाँ पे केवल टेक्स्ट बेस्ड सर्च कर देगा। टेक्स्ट में भी आप फिक्स जो वर्ड्स हैं उसको सही से मैच करें, बट नेचुरल लैंग्वेज में आपने शॉर्टकट दे दिया, एब्रीवेशन दे दिया, तो सर्च नहीं करेगा। बट काट भी करेगा, काट को केवल ऐड कर देगा, उसमें एक तरह से मॉडिफिकेशन करने नहीं देगा। तो ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शनलिटी करेगा, बट उसके सारे डिटेल्स पॉसिबल नहीं होंगे। सो इट प्रायोरिटाइजेस ब्रेड्थ ओवर डेप्थ एंड गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंटायर इंटरफेस एंड द फीचर। तो यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस एंड इंटरफेस फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, creating a prototype for the entire navigation flow of a mobile app without delving into the details of each function. It may show the main screen, navigation element and general layout of an e-commerce, but not all the possible pages, not all the depth corresponding pages for those functions. तो एक तरह से देख सकते हैं, जैसा हमने बात की, तो इसके बेनिफिट देखिए ये हैं। ये एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है सिस्टम का और इंटरफेस का। इट्स यूजफुल फॉर असेसिंग नेविगेशन, लेआउट एंड ओवरऑल फ्लो। फैसिलिटी अंडरस्टैंड हाउ यूज़र विल इंटरेक्ट विद द वेरियस फीचर्स। अब ठीक है, वो टेक्स्ट के लिए सर्च कर पा रहा है, तो बोल के या उसको नेचुरल लैंग्वेज में वो हम ठीक है उसको एक्सटेंड कर देंगे। कौन सी है, लैक्स द डेप्थ नीडेड टू इवेल्युएट स्पेसिफिक फीचर इन डिटेल। अब चूँकि हम इन डेप्थ फीचर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी फंक्शनैलिटी के लिए, तो उसको इवेल्युएट करना, टेस्ट करना मुश्किल है। इट मे ओवरलुक टेक्निकल कंस्ट्रेंट। तो बोलने के लिए तो ये बोला कि सब कर देंगे, हमने टेक्स्ट के लिए कर दिया, हमने उसके लिए कर देंगे, आवाज़ के लिए कर देंगे, इमेज के लिए कर देंगे, बट उसको करना उतना आसान नहीं है। टेक्स्ट का उसका थोड़ा आसान हो, बट जैसे ही आप इमेज और वॉइस पे जाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किसको कब यूज़ करना चाहिए? So use particular vertical prototype when you need to validate or test critical feature in depth. Horizontal को तब करना चाहिए जब आप ओवरऑल फील देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपने यूज़र को एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि कभी कभी इसका कम्बिनेशन भी यूज़ होता है। अ कंबाइंड ऑफ बोथ अप्रोचेस इज यूज्ड इन इटरेटिव डिज़ाइन। सो प्रोटोटाइप्स आर वर्थ 1000 मीटिंग्स। वेरी वेल सेड। एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाने से आप ढेर सारे चीज़ों को कंक्रीट स्टेप्स की तरह आगे बढ़ सकते हैं। अपने वेग आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए कंक्रीट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आप हज़ारों मीटिंग से भी नहीं कर सकते। तो इटरेटिव साइकिल ऑफ प्रोटोटाइप, सो स्टार्ट विथ लो फाई, मिड फाई, हाई फाई। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एंड इटरेशन एट ईच स्टेज, जैसा कि हमने बताया, कई बार लो फाई करना पड़ता है, कई बार मिड फाई करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम आपको दोबारा लो फाई जाना पड़ सकता है, और उसको हैंडल करके दोबारा मिड फाई आना पड़ता है, और इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो इटरेशन इज़ द essence of prototyping. You don't start with the final answer, you iterate to it. तो समरी में हम अगर बोलें तो प्रोटोटाइपिंग इज़ इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। यह मदद करता है आपके यूज़र को समझने में, उसकी ज़रूरतों को समझने में, टेस्टिंग जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उसको ट्राई करने में, और आपके जो वेग आइडिया है उसको एक तरह से जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है उसके माध्यम से वैलिडेट करने में। डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिडेलिटी हो सकता है, कितना क्लोज है जो आपने प्रोटोटाइप बना है एक्चुअल सिस्टम से, वह निम्न स्तर का हो सकता है, मध्य स्तर का हो सकता है, और उच्च स्तर का हो सकता है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन, कंसेप्चुअल एंड कंक्रीट। कंसेप्चुअल के केस में हम
वेग आइडिया को कुछ हद तक कंसेप्चुलाइज करते हैं, कंक्रीट में हम उसको प्रोटोटाइप के माध्यम से कुछ ठोस बनाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन डेवलप्ड एन आउटलाइन ऑफ व्हाट यूजर्स कैन डू and what concepts are needed to understand the product, and concrete design specifies design details for layout or navigation. Three approaches to develop an initial conceptual model: interface metaphor, interaction style और interface style, ये हमने बात की. And expand an initial conceptual model by considering whether product or user perform each function, how those functions are related, and what information is needed to support them. और जनरेटिंग प्रोटोटाइप फ्रॉम सिनेरियो एंड यूज़ केसेस, उससे आपको सिस्टम लेवल तक जाने में, एक स्टोरी बनाने में, समझने में, जर्नी समझने में यूज़र की सहायता मिलती है. आप अलग अलग फिजिकल कंप्यूटिंग किट बना सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के माध्यम से, API के माध्यम से. अलग अलग टूल्स और टेक्निक अवेलेबल हैं. चूजिंग द राइट टूल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट फेज एंड द रिक्वायर्ड फिडेलिटी. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी इटरेटिव प्रोसेस है, तो प्रोटोटाइपिंग इज़ नॉट लीनियर. ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, इन्वॉल्व मल्टीपल राउंड्स ऑफ यूज़र फीडबैक एंड टेस्टिंग. इन प्रोटोटाइपिंग हम अलग अलग तरीके के कंप्रोमाइज़ करते हैं, जैसा कि हमने बताया, वर्टिकल कंप्रोमाइज़, हॉरिजॉन्टल कंप्रोमाइज़, और उसी हिसाब से हम स्कोप के हिसाब से, फोकस के हिसाब से और रिसोर्स के हिसाब से हम अपने प्रोटोटाइप का निर्माण करते हैं. तो फेल अर्ली टू सक्सीड सूनर, टिम ब्राउन ने बहुत ही अच्छे से बोला था, जो कि CEO के हैं एडयू के. और इसी के साथ हम इस सप्ताह में आपसे अलविदा लेते हैं, और अगले सप्ताह में एक और अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे. धन्यवाद.